हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये जो चैप्टर है आपका प्लानिंग जो हमने स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो ये ऑडियो नोट्स हैं आपके। लाइन बाय लाइन आपने नोट्स के सामने रहेंगे और ऑडियो नोट्स सुनेंगे, ठीक है। देखो कैसे करते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस को। द प्लानिंग इज द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। प्लानिंग कोई भी फंक्शन हो, मैनेजमेंट का फंक्शन हो या किसी फंक्शन हम लोग अपने घर में कर रहे हो, चाहे कोई भी किसी तरीके का आप फंक्शन इनॉग्रेट कर रहे हो या आप कोई भी प्लानिंग स्टडी की प्लानिंग कर रहे हो। देखो वर्ड सबसे पहले प्लानिंग आ रहा है कि किसी भी स्टडी का या फिर एग्जाम्स के पैटर्न का, एग्जाम्स की तैयारी का या मैनेजमेंट का सबसे मेन पार्ट क्या है, सबसे प्राइमरी काम क्या है कि सर प्लानिंग करना है, ठीक है। तो देखो इन्होंने लिखा हुआ है द प्लानिंग इज द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। इट मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस। अब एडवांस में ही काम अभी शुरू नहीं हुआ है, आपने जो सोचा है, आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उस पर आपने काम करना शुरू नहीं किया, पर क्या हो गया, आपने क्या कर दिया है, डिसाइड करना शुरू कर दिया, डिसाइडिंग करना स्टार्ट कर दिया एडवांस में कि व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है, हाउ टू बी डन, कैसे वो उस प्लानिंग को मतलब क्या करना है, कैसे करना है, और व्हेन इज टू बी डन, भाई कब करना है, और हु इज टू बी डू इट, कौन करेगा इस चीज को। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। फिर इन अदर वर्ड्स अगर हम बात करें यहाँ पर, इन अदर वर्ड्स अगर हम बात करें, कहाँ गया, हाँ, इन अदर वर्ड्स प्लानिंग इज द प्रोसेस। प्लानिंग क्या है भाई, एक तरीके का प्रोसेस है, एक जरिया है, एक प्रोसेस है, ठीक। ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव। भाई देखो होता है ना, सब लोग कहते हैं कि भाई मेरे ऑब्जेक्टिव्स ये हैं, मेरे ऑब्जेक्ट मुझे ये अचीव करना है, मेरी डेस्टिनेशन ये है। तो भाई साहब पहले तो आपको ये डिसाइड करना होगा ना कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है, आपके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आपके टारगेट्स क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हो। आपके मन में सब चीजें तो आती होंगी ना। तो ऐसे केस में उन्होंने बोल दिया कि प्लानिंग एक तरीके का पहले तो प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है सर, पहले तो सेटिंग करना है कि आपको चाहिए क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एंड डिसाइडिंग द बेस्ट पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव दम इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। कि उसको अचीव करने के लिए आपने जो अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया है उसको अचीव करने के लिए आप क्या करोगे, आप अपने बेस्ट अल्टरनेटिव्स लगाओगे, अपने बेस्ट तरीके लगाओगे कि हम कैसे उस डेस्टिनेशन को, उस ऑब्जेक्टिव को हम अचीव कर पाए इफेक्टिवली विद एफिशिएंटली। मतलब मिनिमम कॉस्ट अपॉन टाइम, सीधी बात, कम से कम लागत में, कम से कम टाइम में हम अपने ऑब्जेक्टिव्स की तरफ बढ़ पाए। यही हमारा जो डेफिनेशन है कहलाता है प्लानिंग का, ठीक है। एग्जाम्पल भी हमने आपको दिया हुआ है। अ कंपनी वांट टू लॉन्च अ न्यू मोबाइल फोन, बिफोर लॉन्चिंग इट विल बी प्लान। अब कंपनी को एक नया मोबाइल फोन लॉन्च करना है, ठीक है। अब वो लॉन्च करने से पहले उस मार्केट में उस मोबाइल को, अपने मोबाइल को लॉन्च करने से पहले वो क्या क्या सोचेगा। देखो व्हाट फीचर्स टू ऑफर, कि मार्केट में इतने सारे फोन चल रहे हैं, ऑलरेडी फीचर्स उनके हाईटेक हैं, तो हम अपने मार्केट में अपनी जो मोबाइल की जो डिमांड है कैसे इंक्रीज करा पाएंगे। भाई हमारा मोबाइल कंपनी का मेन टारगेट क्या होता है, भाई हमारी मार्केट में सेल ज्यादा होना, ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे कंपनी के मोबाइल्स को परचेज करना। अब भाई सामने वाला व्यक्ति आपके मोबाइल को कैसे परचेज करेगा जब सेम फीचर्स की चीज सामने मिल रही, बेस्ट कंपनी मिल रही है। आप देखिए नई कंपनियां जब मार्केट में लॉन्च करती हैं अपने फोन्स को, तो वो अपना मेन चीज क्या फोकस करती हैं, वो अपने फीचर्स दिखाती हैं कि भाई हमारा नाम तो कंपनी का नहीं है, क्योंकि भाई न्यूली सेटअप कंपनी हमारी है। तो लेकिन अगर मुझे मार्केट में, अगर न्यूली सेटअप कंपनी है और वो मार्केट में हमें नया प्रोडक्ट उतारना है, तो उसके लिए हमें बेस्ट प्रोडक्ट देना पड़ेगा, सस्ते में अच्छा, जो पुरानी भाषा कही जाती है, क्या बोला जाता है, सस्ते में अच्छा, ठीक है। आगे दिखा हुआ है इन्होंने, नेक्स्ट पॉइंट दिया है एग्जाम्पल में कि एट व्हाट प्राइस टू सेल। भाई पता तो चल गया कि भाई हमें क्या अपने प्रोडक्ट का ऑफर देना है। मतलब ऑफर करते समय फीचर्स के बारे में, मेरे मोबाइल में ये फीचर्स है कि आपको मतलब चलते चलते फोन कॉल अटेंड हो जाएगा, आपको मतलब कॉल करते, मतलब मुझे नहीं मालूम फीचर्स, 90% फीचर्स आप लोगों को पता ही मोबाइल्स में। लेकिन अगर कुछ नया मार्केट में आ जाए, ऑटोमेटिकली आप क्या करोगे, उस कंपनी के मोबाइल को परचेज करने का कोशिश करोगे, ठीक है ना। दूसरा लिखा है एट व्हाट प्राइस टू सेल। अब मार्केट में प्राइस तो देखा जाए, मान लो एक नॉर्मल फीचर जो आप दे रहे हो, वही सेम फीचर का जो पुराने कंपनी मोबाइल्स हैं वो 10-10, 15-15 हजार में मोबाइल दे रही हैं। अब कोई कंपनी, पुरानी कंपनी 10-15 हजार में अगर फोन अगर आपको दे रही है, तो आपको भी देखा जाए या तो आप सेम प्राइस में दीजिए या उससे कम दीजिए, तो आपका लोग खरीदेंगे। अगर आपके फीचर्स भले अच्छे हों,
लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट में अगर मान लो बिजनेस, जब बिजनेस ग्रो करता है उस समय आप हाई प्राइसेस रख दोगे तो लोग आपके फोन को, आपके प्रोडक्ट को यूज करने से कतराएंगे, परचेज करने से कतराएंगे। क्यों हो जाएंगे? अरे यार प्राइस तो बहुत ज्यादा है, रहने दो, अभी नई कंपनी है, पता नहीं चल रही कि नहीं चल रही है, पता नहीं बेस्ट हमें सामान अच्छा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले मार्केट में अपने आप को स्टैंड करने के लिए एफिशिएंटली विद इफेक्टिवली वर्ड यूज किया जाता है, मतलब मिनिमम कॉस्ट, ऑन टाइम पे काम होना चाहिए, ठीक। उसके बाद इन्होंने लिख दिया है आगे, हाउ टू प्रमोट इट। प्रमोट का मतलब होता है भाई प्रमोशन कैसे करेंगे अपने प्रोडक्ट का। दिमाग में ही क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं ना, ये प्लानिंग है, अभी कुछ हुआ नहीं है, अभी आपने कुछ किया नहीं, आपने कोई प्रोडक्ट नहीं बनाया, आपने कंपनी क्रिएट नहीं करी, कुछ भी नहीं किया, बस आपके मन में प्लानिंग चल रही, भाई सब प्रोडक्ट तो बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाने के बाद कितने में बेचेंगे, और भाई बेचने की पहले बात की बात छोड़ो, पहले तो प्रमोशन कैसे करेंगे, और लास्ट में व्हेन लॉन्च इन द मार्केट, मार्केट में कब लॉन्च करना है। ये सारे क्वेश्चन जो मिनिमम में दिमाग में जो राइज होते हैं ना, वो सारे क्वेश्चन किससे रिलेटेड है सर? प्लानिंग से रिलेटेड है। तो कोई कंपनी हो, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, या कोई संस्था हो, कोई बर्थडे पार्टी हो, इवन हर एक जगह पहला वर्ड लगता है प्लानिंग। तो प्लानिंग एक प्रोसेस है, सबसे पहला प्रोसेस, जो प्रोसेस मतलब प्रोसेस तो बहुत है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, कंट्रोलिंग है, ये सारी चीजें प्रोसेस है, पर उसमें पहला प्रोसेस क्या है हमारा? प्लानिंग। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है कीवर्ड्स। क्या है? अगर आपको लर्न करने हैं तो सबसे पहला बात है ना भाई, प्लानिंग फ्यूचर ओरिएंटेड की बात करता है, फ्यूचर की बात करता है, ना कि पास्ट की, ना प्रेजेंट की। दूसरा, गोल सेटिंग। हमारा मेन काम क्या होता है? अपने गोल्स को सेट करते हैं कि भाई मुझे ये अचीव करना है, मेरे अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम प्लानिंग करते हैं, सेटिंग करते हैं। देखो यहाँ पर लिखा भी था, कहाँ गया? डिसाइडिंग एडवांस, कहाँ गया? सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद लिखा है डिसाइडिंग मेकिंग एन एक्शन प्लान। अब एक्शन प्लान समझते हो ना, जो प्लान एक्टिवली काम कर पाए। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जो एक्चुअली काम चल रहा हो, जिसको प्लान उसमें एक्टिवली कर पाए। ये नहीं आप फर्जी तरीके कोई प्लान बना रहे हो जिसका कोई सेंस ही नहीं है। जैसे हम लोग क्लास में क्या करते हैं, जब हम छोटे होते थे तो अब बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं तो हम लोग अननेसेसरी प्लान बनाते हैं जिसका कोई रियलिस्टिक नहीं है। अननेसेसरी प्लान का मतलब समझते हो क्या? कि हम 10 दिन के अंदर पूरी कंपनी और प्लस पार्टनरशिप खत्म कर देंगे। तो कैसे खत्म कर दोगे? अगर आपके पास सिस्टमैटिक वे नहीं होगा, सिस्टमैटिक तरीका नहीं होगा, आप बिल्कुल नहीं खत्म कर पाएंगे। सिस्टमैटिक प्लानिंग होनी बहुत जरूरी है। तो इन्होंने बोला अननेसेसरी प्लानिंग आपकी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखो दिया हुआ है प्लानिंग इज डिसाइडिंग एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड द हु इज टू डू इट। ठीक है ना, ये सब बात बता चुके हैं। अब बात आती है सर फ्यूचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। सबसे पहला है प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। तो जो भी हमारे प्लानिंग्स होती हैं, मेरे टारगेट्स होती हैं, वो मेन ऑब्जेक्टिव पर डिपेंड करती हैं कि मेन हमें ऑब्जेक्टिव देखना होता है कि ऑब्जेक्टिव्स हमारे अचीव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। देखते हैं क्या मतलब होता है। ऑल द प्लान्स आर मेड टू अचीव द प्री डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी हमने प्लान्स को अचीव किया, अचीव करने के लिए सोच रहे हैं। अब हमारी प्लानिंग किस चीज में होती है? कि हमारे प्री डिटरमाइंड, पहले से डिसाइडेड किए गए जो हमें ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, उस पे काम करने के लिए इन्होंने बोल दिया कि प्लानिंग चीज। जितने भी आपके प्लान्स हैं जो आप बनाए हैं, किस चीज लिए बनाए? टू अचीव द प्री डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है द प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। प्राइमरी फंक्शंस इन्होंने बोल दिया, क्यों बोला है भाई? हमारे किसी गोल को अचीव करने के लिए हमारे पास कम से कम नहीं तो 5 से 6 फंक्शंस हैं। अब इन फंक्शंस में सबसे पहला फंक्शन है कौन सा? प्लानिंग का। अब जैसे मान लो हमने आपको बताया कि प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, कंट्रोलिंग है। अब ये जितने भी हमने प्लानिंग्स किया, अपने जो फंक्शंस हमने बताए कि मैनेजमेंट की ये फंक्शंस होते हैं। मैनेजमेंट को अगर आगे कुछ बढ़ना है, करना है, अपने गोल्स को अचीव करना है, तो इन फंक्शंस में काम करना पड़ता है। ये कोई अननेसेसरी फंक्शन हमारे नहीं है। तो ये फंक्शंस के बारे में उन्होंने बोला। ठीक है, अब बात आता है कि सर इसमें से सबसे पहला फंक्शन हमारा क्या है? तो आपने कहा सबसे पहला फंक्शन हमारा क्या है सर? प्लानिंग है। अब हमारे फंक्शंस कौन कौन से मैनेजमेंट के होते हैं? सबसे पहला होता है प्लानिंग, फिर हमारा होता है ऑर्गेनाइजिंग, फिर मेरा होता है स्टाफिंग, फिर होता है डायरेक्टिंग, फिर होता है कंट्रोलिंग। मतलब इतने सारे फंक्शन में से सबसे पहला फंक्शन क्या है? प्लानिंग। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो देखो रीड करते हैं। The planning comes first before all other managerial functions like organizing, staffing, directing, controlling. अब प्लानिंग इन्होंने लिख ही दिया है। दूसरा, प्लानिंग इज अ परवेसिव। परवेसिव का मतलब समझते हैं यूनिवर्सल एप्लीकेबल।
यूनिवर्सल एप्लीकेबल का मतलब है कोई भी छोटी सी छोटा ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो, छोटे से छोटा स्कूल क्यों ना हो, छोटे से छोटे कोचिंग क्यों ना हो, छोटे से छोटा आपका मेडिकल कॉलेजेस क्यों ना हो, चाहे किसी भी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे दुकान हो, चाहे कुछ भी हो, हम कहते हैं हॉस्टल ले लो, चाहे आप मंदिर ले लो, चाहे आप अपने अदर चीजें ले लो, चाहे अपने मंदिर मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, आपके गुरुद्वारे हो गए, जितने भी मतलब जितने भगवान के हमारे जो टेम्पल्स हैं जो हम मानते हैं, वो सारे के सारे बिना मैनेजमेंट के बेटा चल ही नहीं सकता। छोटी सी छोटी ऑर्गेनाइजेशन में छोटी छोटी दुकान भी है ना, आप देखिए बिना मैनेजमेंट के नहीं आगे बढ़ सकता। आप मैनेजमेंट का मतलब समझते हो, मैनेज करना। अगर आप मैनेज नहीं कर रहे हो इसका मतलब कि अननेसेसरी या बिजनेस को चलाने की कोशिश कर रहे हो। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आगे लिखा हुआ है द प्लानिंग नेवर एंड्स। कहाँ गया था ये रहा, इट्स रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप मिडिल एंड लोअर एंड ऑल द डिपार्टमेंट्स। मतलब चाहे कैसा भी डिपार्टमेंट हो, हर जगह ये एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब होता है अब ये नहीं हमने प्लान कर लिया कि आज हमें, मान लो अगर मैंने प्लान कर लिया, फॉर एग्जांपल मैंने प्लानिंग करी कि मुझे अभी मान लो एक प्लांट डालना है। प्लांट मतलब एक हमने फैक्ट्री सेटअप करना है। फॉर एग्जांपल मेरा एक हजार करोड़ का हमने टर्नओवर मतलब सोच लिया कि 1000 करोड़ बिजनेस में लगाना है। फॉर एग्जांपल सुनना ध्यान से लोग, ठीक है ना। अब 1000 करोड़ अगर आपको बिजनेस में एज अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना है और मान लो आप आधे रास्ते पहुंच गए, फिर कहते यार मन नहीं कर रहा यार, छोड़ो हटाओ, तो ये सब नहीं होता। प्लानिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अब आपने सोच लिया, वो तब तक आप करते रहेंगे जब तक आपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर लेते। समझ में आ रहा कि नहीं हम क्यों बोल रहे हैं? जैसे मान लो आप ही लोग पढ़ाई करते हो, अब आपने डिसाइड किया कि हम एक दिन में कम से कम नहीं तो 10 क्वेश्चन लगाएंगे। मुश्किल से 2 से 3 दिन आपने ये काम किया, तीसरे चौथे दिन में कहने लगे अरे यार मजा नहीं आ रहा, नहीं करेंगे, हम दूसरा प्लानिंग बनाएंगे। अब जैसे ही आप अपना प्लान चेंज करते हो तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है कि आपका मोटिवेशन क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। आप पढ़ाई नहीं कर पाते हो, आपका टाइम पे काम नहीं हो पाता है, टाइम से सिलेबस नहीं हो पाएगा, टाइम से सिलेबस नहीं होगा, पेपर की प्रिपरेशन नहीं हो पाती है। तो ऐसी हर ऑर्गेनाइजेशन में होती चीजें, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा पॉइंट लिखो, लिखा भी है द प्लानिंग नेवर एंड्स, कभी खत्म नहीं हो सकती। आफ्टर वन प्लान इज कंप्लीटेड अ न्यू प्लान इज मेड टू एज पर द न्यू सिचुएशन। इन्होंने ये नहीं कहा कि आधे अधूरे प्लान को आप करके छोड़ जाए, इन्होंने बोला हुआ है कि नए प्लान्स को बनाने पहले ये पुराने प्लान को खत्म कर लो। देखो क्या लिखा है, द न्यू प्लान इज मेड, जब तभी आप न्यू प्लान मेड कर सकते हो जब आफ्टर वन प्लान इज कंप्लीटेड, जब आपका पुराना प्लान खत्म हो जाए, आपका पहला ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाए, उसके बाद ही आप दूसरे प्लान्स को क्रिएट करें। दूसरा इन्होंने बोला प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, ऑलवेज टू डू फॉर फ्यूचर बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन अजम्पशन एंड फोरकास्ट। मतलब ये नहीं कि प्लानिंग कोई आज की नहीं करी। अगर मान लो हम करंट में जी रहे हैं तो जी रहे हैं, उसमें प्लानिंग क्या करना है। हम लोग प्लानिंग क्या करते हैं कि आने वाले 1 साल बाद हमारी सिचुएशन ऐसी होगी, आने वाले 1 साल में मेरी फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी होगी, आने वाले साल में हम इतनी अच्छे से पढ़ाई करेंगे, एग्जाम्स में हम नंबर अच्छे लेके आएंगे। पर हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं कि इस साल अगर मेरी सेल अगर 100% रही तो अगले साल सेल हमारी 120% रहेगी। मतलब कहने का उनका मतलब मेन टारगेट होता है सेल्स, अपनी सेल्स को इंक्रीज करना। आप देखिए हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर बिजनेस में एक सेल्स डिपार्टमेंट बनाया जाता है। अपने अपने डिपार्टमेंट को अपने अपने टारगेट्स दिए जाते हैं कि सेल्स वाले डिपार्टमेंट को बोल दिया जाता है भाई साहब तुम्हारी अगले साल सेल्स बढ़नी चाहिए, 10% से बढ़ाओ, 20% बढ़ाओ, बढ़ाओ, कम नहीं होनी चाहिए और बराबर भी नहीं होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। दूसरा, अब टैक्सेशन डिपार्टमेंट को ले लो। टैक्सेशन डिपार्टमेंट से क्या बोला जाता है कि भाई साहब देखो आपको कैसे भी करके आप अपने लीगल तरीके से एग्जम्पशन से और अपने जितने भी हमारे डिडक्शंस होते हैं रूल्स के अंदर आते आते तक, रूल्स के अकॉर्डिंग आप अपने टैक्स बेनिफिट का जरूर फायदा लीजिए। टैक्स बेनिफिट बनाते बनाते प्लीज किसी तरीके से टैक्स को कम करिए। जो सरकार फायदे देती है उन सरकार का सारे के सारे फायदे उठा के जितने भी डिडक्शंस हैं, एग्जम्पशंस हैं, उनका यूटिलाइज करके कि ऐसा टैक्स का पैटर्न बनाओ कि हमारा टैक्स कम से कम क्रिएट हो। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। अब प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग उन्होंने कैसे कर दिया कि भाई आउट ऑफ द अल्टरनेटिव्स द बेस्ट वन ऑफ द चूजन थ्रू द प्लानिंग। अब प्लानिंग कर रहे हो तो एक ही प्लान पे नहीं टिके रहना चाहिए। जैसे कहते हैं ना लोग पिक्चरों में बात करते हैं ये मेरा प्लान ए था, अगर प्लान ए सक्सेस नहीं होगा मैं प्लान बी पे काम करूंगा, प्लान बी अगर सक्सेस नहीं तो प्लान सी पे काम करूंगा। मतलब मेरे पास अल्टरनेट ऑप्शन होना चाहिए। तो देखो उन्होंने लिखा है कि आउट ऑफ मैनी अल्टरनेटिव्स,
हमारे पास जितने भी प्लान के अल्टरनेटिव्स थे उनमें से हम बेस्ट वन इज चूजन, हमें बेस्ट वन चूज करना है थ्रू द प्लानिंग, प्लानिंग के थ्रू। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब ऐसे कैसे, देखना ध्यान से। मान लो अगले साल किसी भी तरीके से फॉर एग्जांपल मोबाइल का बिजनेस बढ़ने वाला है। जैसे मोबाइल का छोड़ दो, जैसे मान लो आप बात करते हैं टीचर्स का, मान लो टीचर्स आजकल डिजिटल बोर्ड में पढ़ा रहा है, ठीक है ना। कोई आजकल बहुत ही कम रह गए हैं जो व्हाइट बोर्ड में पढ़ाते हैं। 90% टीचर्स अब कोशिश कर रहे हैं कि हम डिजिटल बोर्ड परचेज करें, उसमें पढ़ाएं। तो बिजनेस किस चीज का बढ़ रहा है? डिजिटल बोर्ड्स का, मैन्युफैक्चरिंग का। अगर आपको पता है कि डिजिटल बोर्ड का मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस बढ़ रहा है तो हम क्या कोशिश करेंगे कि भाई साहब एक काम करते हैं, किसी तरह इसका बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अब आपने एक घर में बोला यार तुम या तो डिजिटल बोर्ड बना रहे हो, दूसरे ने कहा यार एक काम करो मार्केट में ना कपड़े का बिजनेस करो, बहुत अच्छा बिजनेस चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे ने कहा कि अगर एक काम करो मोबाइल इंडस्ट्री में घुसो, बहुत अच्छा बिजनेस है। अब मेरे पास तीन ऑप्शन है, अब तीन में से हमें वो सेलेक्ट करना है, उस तीन अल्टरनेटिव से मुझे वो सेलेक्ट करना है जो मेरे लिए बेस्ट हो। तो बेस्ट चूज करने के लिए ताकत कहाँ से आती भाई? वो आती है प्लानिंग से। अगर आप बेस्ट प्लानर हो, आप प्लान कर सकते हो, तो आप अपने बेस्ट अल्टरनेटिव्स को सिलेक्ट कर पाएंगे। अदरवाइज जो लोग प्लानिंग अच्छी से नहीं कर पाते हैं तो वो अपना अल्टरनेटिव ऑप्शन अच्छे से नहीं चूज कर पाते हैं। उस बेस पे क्या होता है? उस बेस पे ये होता है कि वो अपने बिजनेस में फ्यूचर में लॉसेस को बियर करना पड़ता है, उनको फेस में प्रॉब्लम्स करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज। जाहिर सी बात है, आप सोचो कि प्लानिंग क्या एक तरीके से दिमागी काम है कि हम दिमाग लगाते हैं कि भाई ये प्लान करते हैं, ठीक है ना। जैसे इट रिक्वायर, इन्होंने देखो क्या लिखवाया है, इट रिक्वायर इंटेलिजेंस थिंकिंग, इंटेक्चुअल थिंकिंग। इंटेक्चुअल थिंकिंग में समझते हैं कि हम थिंकिंग प्रोसेस में काम आता है, इमेजिनेशन काम आती है, क्रिएटिविटी, नॉट गेस वर्स और एजम्पशन। यही सब चीजें होती हैं कि भाई हम प्लानिंग से सोचते हैं कि भाई ये देखो ऐसा कर लेंगे तो यार ऐसा हो जाएगा। तो ये सब क्या होता है? ये सब प्लानिंग होती है मेंटल एक्सरसाइज की। अब ये ट्रिक है लर्न करने की, आप सबके लिए बना दी मैंने। तो देखो इसमें लिखा है फैट काउज प्ले क्रिकेट फॉर डिलीशियस मिल्क। तो एफ से हमारा हो गया फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव, सी से हमारा कॉन्टिन्यूअस, पी से परवेसिव, सी से कम फर्स्ट, और एफ से हमारा है फ्यूचरिस्टिक, डी से डिसीजन मेकिंग, एम से मेंटल एक्सरसाइज है। अब ये तो आपका हो गया ये, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। अब क्या इंपॉर्टेंस है भाई, क्या जरूरत है भाई प्लानिंग की? तो सबसे पहला पॉइंट दीजिए, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। अगर मेरे पास प्लानिंग करने की ताकत नहीं होगी, अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो हमें डायरेक्शन नहीं मिलेगा कि भाई अपने एफर्ट्स हम लगाएं कहाँ। हमें नहीं मालूम कि अपने एफर्ट्स कहाँ लगाए, हम अपने टारगेट्स नहीं पता होंगे तो हम क्या मतलब आंख बंद करके क्या हम चल रहे हैं क्या? नहीं ना। हमें अगर मार्केट में आगे बढ़ना है, मुझे कुछ अचीव करना है, तो मुझे अपने पहले अपनी गोल्स को देखना पड़ेगा। नहीं मार्केट में मेरे गोल्स हैं क्या, और गोल्स देखने के लिए मेरे पास प्लानिंग नहीं, बिना हम कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहला इन्होंने इंपॉर्टेंस क्या दी भाई साहब, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, प्लानिंग डिफाइन द क्लियर द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, इट गाइड द एम्प्लॉइज गाइड। अब जैसे एक बात बताओ, सब बच्चे एक स्कूल में पढ़ते हैं, तो स्कूल में से क्या होता है, बच्चों का करियर बनाया जाता है, ठीक है ना। तो देखो प्रिंसिपल मैम तो अपने बच्चों के लिए साथ लगी हैं, जितने भी स्टाफ है हमारे टीचर्स का वो सब बच्चों के साथ लगा हुआ है। इवन हमारे जो आंटी लोग होती हैं, आया आंटी लोग होती हैं, वो भी हम लोगों की सेवा करती हैं, दिन रात करती हैं, हमारे जाने के बाद भी, हमारे आने से पहले भी, और साथ साथ में भी करती हैं। दिन भर ऊपर नीचे फाइल लाना, फाइल देना, किसी बच्चे को डांटना, किसी की तबीयत खराब है तो दवा प्रोवाइड कराना, पानी अपने टीचर्स को देना, बहुत ज्यादा मेहनत रहती है उनके ऊपर। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? नेक्स्ट पॉइंट देखिए हमारे पास इन्होंने क्या बोला है, द प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। कि प्लानिंग क्या रिड्यूस कर देता है? अनसर्टेनिटी का रिस्क। मतलब कि जैसे मान लो, अगर हमने क्या बोला, अगर प्लानिंग आप अच्छे तरीके से करते हैं, सिस्टमैटिक वे में करते हैं, तो इसका मतलब आपने गोल्स को अचीव करने के लिए, आपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए टारगेट बना सकते हैं। और अगर प्लानिंग अगर आपने अच्छी करी होगी तो आप अपने प्लान में फेल नहीं हो सकते। तो इनका मतलब होता है चांस, ये नहीं कह रहे कि 100% फेल नहीं होगा कभी, उनका कहने का मतलब है चांसेस कम हो जाएंगे अनसर्टेनिटी के। भाई आप फेलियर के चांसेस कम हो जाते हैं अगर बेस्ट प्लानिंग करी जाए। वो प्लानिंग नहीं होती जो आंख अंधी अंधी चुटकी में आप लोग लगाते हो कि हम एक दिन में 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक होता है रियलिस्टिक प्लानिंग।
रियलिस्टिक प्लानिंग करने से आपके मन में टारगेट्स अचीव करने के, एक गोल में अचीव करने के लिए पाथ ट्रैक, जो पाथ है, जो डायरेक्शन है, वो क्रिएट होता है। ठीक है ना। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, द प्लानिंग रिड्यूस द ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। व्हेन प्लानिंग इज डन प्रॉपर्ली, एक्टिविटीज वेल कोऑर्डिनेटेड रिड्यूस द डुप्लीकेशन एंड वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स। अब इन्होंने कह दिया, बहुत से लोग क्या करते हैं बिजनेस में, प्लानिंग नहीं करते तो काम एक एक बार नहीं, दो दो बार नहीं, तीन तीन बार हो जाते हैं। और जो सिस्टमैटिक प्लानिंग से काम करते हैं उनका काम सिर्फ एक बार होता है और विथ एफिशिएंटली और विथ इफेक्टिवली काम हो जाता है। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, प्लानिंग प्रमोट द इनोवेटिव आइडियाज। अब प्लानिंग करोगे तो दिमाग चलेगा, मेंटल एक्सरसाइज होगा, आपने पढ़ा ही है, फीचर्स था ये हमारा। अब मेंटल एक्सरसाइज होगा तो नए तरह तरीके के हमारे मन में आइडियाज आएंगे, यार ऐसे कर लेते तो नहीं अच्छा है, ऐसे कर लेते तो नहीं अच्छा है। मतलब अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए मेरे पास मल्टीपल आइडियाज कैसे आएंगे, जब हम प्लानिंग करें, जब मेरा मेंटल एक्सरसाइज काम करेगा वेल डेवलप तरीके से। आगे लिखा हुआ है द प्लानिंग इनकरेज द मैनेजर। अब इन्होंने बोल दिया इनोवेटिव आइडियाज कैसे आते हैं, तो प्लानिंगर आता है, इनकरेज करता है मैनेजर को टू बी क्रिएटिव एंड थिंक अबाउट बेटर वे टू अचीव गोल। अभी मैंने बताया प्लानिंग जरूरी थोड़ा मैनेजर ही करे, प्लानिंग हर तरीके का बंदा भी कर सकता है, एक एम्प्लॉइज ही प्लानिंग कर सकते हैं। कि अब मैनेजर ने तो आपको एक टारगेट दे दिया या आपको गोल दे दिया, एक समय दे दिया, इतने दिन में इतना टाइम में ये काम करना है। अब अचीव कैसे करना है, आप अपनी भी प्लानिंग कर सकते हो, किस टाइम में करना है वो भी अपनी प्लानिंग कर सकते हो। समझ में आ रहा। नेक्स्ट हमारा आता है द प्लानिंग फैसिलिटीज डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग हेल्प टू सेलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव फॉर अवेलेबल पॉइंट्स। ये हमने बताया दिया, हमारे पास जितने ज्यादा अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं उनमें से बेस्ट अल्टरनेटिव हमें चूज करना है। ठीक है। लास्ट हमारा आता है प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग। द प्लानिंग सेट द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड विच विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग एक्चुअल वर्क डन एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन। अब प्लानिंग हम अगर करेंगे तो हम फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं कि भाई फ्यूचर में हमें ये टारगेट्स अचीव करने हैं। तो अगर मुझे स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना, स्टैंडर्ड मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर मेंटेन करने होते हैं, तो हम क्या चेक करते हैं कि क्या अब तक करते आए थे और क्या करना है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम क्या क्रिएट करेंगे कि स्टैंडर्ड बनाएंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे कि जिससे कि हम अपने फ्यूचर के गोल्स को इजीली अचीव कर पाए। तो देखो लाइन क्या लिखी, द प्लानिंग सेट द परफॉर्मेंस। प्लानिंग क्या करता है, परफॉर्मेंस सेट करता है, किस चीज का, एक स्टैंडर्ड का, कि इस तरीके से ही काम करना है आपको। विच हेल्प इन मेजरिंग एक्चुअल वर्क डन। वो हेल्प क्या करता है, मेजर करने के लिए। क्या मेजर करने के लिए, आपने कितना काम एक्चुअली किया है और उसमें कितना आपने एक्शंस लिए हैं करेक्ट करने के लिए। बात समझ में आ गया। ट्रिक टू रिमेंबर के लिए डॉक्टर रेड्स करके हमने ट्रिक बनाई है, जिसमें कि डी का मतलब डायरेक्शन, आर से रिड्यूस रिस्क, आर से रिड्यूस ओवरलैपिंग, ई से हमारा इनकरेज इनोवेशन, डी से हमारा डिसीजन मेकिंग और एस से हमारा है स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। अब बात आती है कि सर लिमिटेशन और बाकी वीडियोस जो हैं हम आपको धीरे धीरे देंगे। यहाँ तक सारे बच्चे ये हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जितने बच्चे हैं सारे सारे अपने पढ़ाई कर लें, रीड कर लें, ऑडियो देख लें, सुन लें। उसके बाद आप लोगों को क्लास में सिर्फ और सिर्फ केस स्टडीज ही कराई जाएगी। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या कराई जाएगी, केस स्टडीज कराई जाएगी। ऑडियो नोट्स आपको रेगुलर बेस पे मिलने वाले हैं। आज से, जैसे आज से मैंने प्रोवाइड करना शुरू किया है, ऐसे ही आपको ग्रुप में नोट्स मिलेंगे। बस आपको क्या करना है, अपनी वीडियोस को संभाल के रखना है, जिससे कि किसी भी तरीके का कोई इशू क्रिएट ना हो, ना ही आप भूल पाए कि कैसे तैयारी करनी है, क्या नहीं करनी है। ठीक है ना। बहुत आसान तरीके से नोट्स बनाए हैं और उतना ही करना है जितना हम आपको दिया हुआ है। बाकी कोई बच्चा अगर ये कहे कि हम बुक से रीड नहीं करेंगे, बिल्कुल गलत बात है। आपको एक बार वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना है, अपने बुक से रीड करना है। बुक में से हर बच्चे का अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट अलग होता है। ये मैंने आपको बेसिक पार्ट दे दिया कि इससे आपको अपनी बुक की किताब का वो पॉइंट समझ में आ जाएगा। फिर आपने बुक को रीड करते समय अगर किसी भी तरह का आपको लगता है कि पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो आप खुद उस बुक में से पॉइंट निकाल के अपनी कॉपी में इसमें इनकॉर्पोरेट करके तरीके से लिखेंगे। आपको अपने नोट्स खुद क्रिएट करने हैं। बोर्ड एग्जाम्स आपको देना है, हमें नहीं देना है। हमारा ये है कि आप तैयारी कर रहे हो, हम आपकी तैयारी करवाने की पूरी कोशिश में रहेंगे। हम आपको जितने भी पॉइंट्स कराने के बाद केस स्टडी हम खुद कराएंगे। तो हमारा आज की क्लास यहीं कंडक्ट करते हैं, बाकी क्लास आपकी बाद में होगी। ठीक है ना, कोई डाउट यहाँ तक? और बाकी किसी बच्चे को डाउट वगैरह होता है?
किसी बच्चे को अगर डाउट वगैरह होते हैं प्लीज़ वीडियो चलते समय कोई बच्चे मैसेज मत किया करें, क्योंकि क्लास चल रही होती है उस दौरान, ठीक है ना। तो जो आपकी कोचिंग में है, बाकी कोई बच्चे को डाउट्स वगैरह पूछना है तो आप पूछ सकते हो। और मैसेज आपको मतलब आपको नंबर तो पता ही है कि नंबर क्या है हमारा, उस नंबर पे आप अपने डायरेक्टली मैसेज कर देना, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। ओके बेटा, बाय बाय।